या हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमई मित्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप मैनेजमेंट ऑफ मरीन ट्रांस, जो कि सी फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है मिस्टर धीरज कोतियान, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के। सर के पास 25 साल से भी ज़्यादा शिपिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। सर, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, अपने बिजनेस के बारे थैंक में, यू। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ समझाएंगे? ये सी फ्रेट फॉरवर्डिंग होता क्या है और हाउ इज इट डिफरेंट देन द रेगुलर शिपिंग इंडस्ट्री? ये गुड मॉर्निंग, सबसे गुड इवनिंग। एंड ये जैसा है शिपिंग इंडस्ट्री, जैसा मैं आपको बताऊँ, ये कार्गो का एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी जैसा होता है। हम लोग यहाँ से दिल्ली भेजने के लिए कार्गो यूज करते हैं, मेरा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जो रोड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा या रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। जैसा इंटरनेशनल होता है उसको इंटरनेशनली हम लोग सी फ्रेट यूज करते हैं और एयर फ्रेट यूज करते हैं। और राइट। सी फ्रेट जो होता है, सी मीन्स वेसल में जाता है। अगर आपको यहाँ से यूएसए भेजना होगा, यूरोप भेजना होगा, वो फिजिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जहाज में स्पेस लेके कार्गो वगैरह लोड करके उसको वहां पर बेचते हैं। ये होता है सी फ्रेट बिजनेस। तो उसके हिसाब से हम लोग हर एक जगह में ये करते हैं। और क्या है कि ये सी फ्रेट और एयर फ्रेट में जो जाता है कार्गो, वो एक्सपेंसिव कार्गो जाता है। जैसा मेडिसिन हो गया, कुछ भी अर्जेंट कार्गो हो गया, वो जाता है। सी फ्रेट में जैसा हो गया स्टील हो गया, आपका कारपेट्स हो गया, बहुत सारी चीज जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज्यादा टाइम बार्ड नहीं है, वो वाला चीज सब सी फ्रेट में जाता है। तो इसको हम लोग सी फ्रेट बोलते हैं। जो सी में जाता है उसको सी फ्रेट के हिसाब से करते हैं। बिल्कुल। और सर, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में समझाएंगे? जैसे आपने बोला कि आप लोग कार्गो के साथ कोऑर्डिनेट करके एक स्पेस लेते हैं, राइट? उसमें तो थोड़ा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, मैं सबसे पहले कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा जी। थोड़ा सा। एक कंपनी चालू हुआ है 2004 में। हम लोग ने दोनों मिलकर प्रमोटर ने स्टार्ट किया था ये कंपनी। जब हम लोग ने चालू किया था तो हम लोग सिर्फ 6 जन थे, और 150 स्क्वायर फुट ऑफ ऑफिस में हम लोगों ने चालू किया। आज के तारीख में कंपनी का टर्नओवर इज मोर देन 150 सीआर। और हम लोग रेगुलरली मोर देन 10,000 ट्यूज के ऊपर कंटेनर्स कर रहे हैं। जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ये वाला सिर्फ एक साउथ अमेरिका डेस्टिनेशन था। आज के तारीख में हम लोग ग्लोबल प्लेयर माने जाते हैं, सब लोग। और हमारा एक्सपीरियंस सब मिला के जो मेरे पास स्टाफ है, दे आर मोर देन, आप बोलेंगे कि मोर देन 17 ईयर्स। कंपनी को टोटल 20 ईयर्स होने आ रहा है, और मोर देन 17 to 18 ईयर्स के ऊपर के स्टाफ है मेरे साथ, जो स्टार्टिंग से है, 1-2 साल से वही स्टाफ है। उनको सब पता है कि करना क्या है, किस हिसाब से सर्विसेज देना है, क्या करना है। सबसे बड़ा हमारा की पॉइंट वही है, हम लोग कस्टमर को उनके हिसाब से सर्विस, डोर टू डोर हो, जो भी हो, 24/7 हो, वो देते हैं। आज उसके हिसाब से मरीन ट्रांस का गुडविल बहुत हाई है मार्केट में। हम लोग नीश काम उठाते हैं, मीन्स थोड़ा बहुत जो भी है हम लोग वो काम उठा के हम लोग करते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं परफेक्ट करते हैं। एंड टू एंड सोल्यूशन हम लोग देते हैं। उसके हिसाब से मरीन ट्रांस का गुडविल हाई है मार्केट के अंदर। बिल्कुल सर। तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे एम्प्लॉयज कंपनी के शुरुआत से जुड़े हुए हैं और कंपनी का गुडविल है। सर, ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे? क्या आपकी कोई सब्सिडरी सिस्टर कंपनीज है ग्रुप कंपनी में, या जस्ट एक एंटिटी है? सर ऐसा है कि हमारे दो सिस्टर कंसर्न है, एक सी हॉल लाइंस और मरीन ट्रांस लॉजिस्टिक्स करके है। ये दो कंपनी ऑलमोस्ट हम लोगों ने बहुत पहले स्टार्ट किए थे, लेकिन फिलहाल इस कंपनी में ज्यादा कुछ ऑपरेशन नहीं चल रहा है। मेजर ऑपरेशन मरीन ट्रांस इंडिया के थ्रू ही चल रहा है। ओके। सर, मैं आपके फाइनेंशियल देख रहा था। 2022 के बाद में आपका रिवेन्यू डीग्रोथ हुआ है। आपने जो फाइनेंशियल 2023-24 के दिए थे, उसके भी इनिशियल 2 मंथ में भी रिवेन्यू डीग्रोथ आ रहे हैं। ये वन टाइम एक्शन है या लाइक देयर सम ड्रास्टिक चेंज इन इंडस्ट्री डायनामिक्स? ये कैसा है, आप अगर देखेंगे कोविड में, कोविड में आप अगर देखेंगे जो फ्रेट रेट्स होता है, वो आप पकड़ के चलेंगे 100% हाइक था। जैसा जो कार्गो $1,000 में जाता था, $1,000 में पहुंचता था, उसका फ्रेट रेट मोर देन 10,000, 15,000 इस तरह से गया है। उसकी वजह से जो टर्नओवर, जो रेवेन्यू है, उसका ग्रोथ हो गया।
हमारा वॉल्यूम जो था उस टाइम में कम था, क्योंकि ज्यादा वेसल्स नहीं थे और सब जगह में लॉकडाउन था, उसकी वजह से रेवेन्यू कम था, सॉरी वॉल्यूम कम था लेकिन रेवेन्यू ज्यादा था। लेकिन आज के तारीख में हम लोग वॉल्यूम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन कैसा है, टर्नओवर इसीलिए कम है कि जो फ्रेट रेट जो है वो कम हुआ है, जो पहले के लेवल से भी डाउन गया है। जैसा मैं पहला बोला $1,000 था, वो $10,000 पहुंच गए थे। वो जो एवरेज $1,000 था वो आज 500 की तरफ आ गए, 500 से नीचे जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से क्या हो गया, ग्लोबली जो जिस तरह से चल रहा है, जैसा यूक्रेन वॉर चल रहा है, जैसा हमारा इसराइल में वॉर चल रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया, बहुत जगह में परचेजिंग नहीं हो रहा है। ग्लोबल ग्लोबल इम्पैक्ट हम लोग को भी डायरेक्ट पड़ रहा है, इसकी वजह से फ्रेट रेट बहुत डाउन है। उसके हिसाब से वो रेवेन्यू कम हुआ है, ना कि हमारा वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम तो बड़ा ही है, वॉल्यूम जो एवरेज हम लोग 10,000 करते हैं शायद उससे ऊपर ही चला जाएगा, लेकिन रेवेन्यू कम हुआ है। तो मैं सर जस्ट जैसे धीरज जी के आप पॉइंट को ऐड करता हूँ, धीरज जी के यस पॉइंट को सर। ऐड करता हूँ। तो हमारा जो फंक्शन है, मतलब जो आप टॉप लाइन देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा धीरज जी ने बताया आपको कि हमारा मेन चीज होता है वॉल्यूम, और ओके रेवेन्यू जो बनता है इस फंक्शन ऑफ फ्रेट रेट क्या है। अगर ओके फ्रेट रेट आपका हाई रहेगा तो आपका टर्नओवर ज्यादा दिखेगा, और फ्रेट रेट अगर कम रहेगा तो आपका टर्नओवर कम गिरेगा। लेकिन राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है वॉल्यूम। क्या हम वॉल्यूम मेंटेन कर पा रहे हैं? तो उसका आंसर है यस, हम लास्ट 3 साल से हमारा जो भी वॉल्यूम है हम उसको प्रॉपरली मेंटेन कर पा रहे हैं। अभी फ्रेट रेट नीचे होने की वजह से आपको मेरा टर्नओवर कम दिखेगा, राइट। अदरवाइज। लेकिन वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है, हमारा वॉल्यूम हमने मेंटेन किया है, और मोरलेस फ्लैट है या उसके अप ट्रेंड ही है हमारा। लेकिन बॉटम लाइन हमारी इंपॉर्टेंट देखेंगे, मतलब उसमें इंप्रूवमेंट ही आपको दिखेगा। यस। थैंक यू सर। तो सर जैसे इंडस्ट्री डायनामिक्स अभी आप बता रहे हैं कि प्री कोविड से भी प्राइसिंग डिक्रीज हो गई, तो आपको क्या लगता है कि ये प्राइसिंग यहीं पे कांस्टेंट रहेंगे या गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएंगे तो फिर फ्रेट रेट इंक्रीज होंगे इंडस्ट्री में? सर कैसा है, ये मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है। जैसा है हम्म। आज के तारीख में आप अगर देखेंगे, कोविड के टाइम में एक्सेस बाइंग हुआ था पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड। हम्म। जैसा आप हम्म। इंडिया में भी देखेंगे एक्सेस बाइंग, सब लोग क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे कि कल क्या होगा मालूम नहीं, सब स्टोर करो, 2-3 महीने का सामान स्टोर करते थे। उसकी वजह से हम्म। जो एक्सेस बाइंग की वजह से ये सब फ्रेट रेट, और स्पेस कम था। वेसल अगर एक जगह में वीकली अगर 4 वेसल जाता है, तो वहां पर 2 ही वेसल जाता था, तो स्ट्रेन ज्यादा था, उसकी वजह से फ्रेट रेट बढ़ गए थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड बाइंग नहीं है, और क्या है, ऑलरेडी जो पहला पाइलअप है, जो एक्सेस बाइंग किए थे वो सब स्टॉप हुआ है। तो ये क्या, थोड़ा करेक्शन आएगा लेकिन एकदम नीचे नहीं जाएगा। ये अगर सोचेंगे अगले साल मिड ऑफ 2024 के आसपास ये थोड़ा सा बढ़ना चालू होगा। और आप जैसा देख रहे हैं कि इंडिया के लिए, इंडिया का एक्सपोर्ट खाली 4% है। इंडिया जिस तरह से जा रहा है बिल्कुल। स्ट्रांगली, इंडिया का हम्म। जो ग्रोथ है, अगर आप डबल भी जाते हो तो हम्म। 101% ग्रोथ होगा, और ये आगे बढ़ेगा ही। लेकिन स्टार्टिंग अभी जो है फिलहाल 6 से 8 महीना थोड़ा सा स्ट्रेचिंग पॉइंट है, उसके बाद ऊपर ही जाएगा ये। ओके, थैंक यू सर। अब जैसे मैं आपकी बोरोइंग चेक कर रहा था, 2022 के बाद आपकी बोरोइंग इंक्रीज हुई है एंड इनिशियल 2 मंथ में इट इज समहाउ कांस्टेंट। तो आपकी फंडिंग रेस के बाद में आपको क्या लगता है कि फॉर ग्रोइंग यू विल रिक्वायर लाइक मोर बोरोइंग, या इसी बोरोइंग को आप कांस्टेंट रखेंगे? कैसा है, हम लोग इसीलिए क्या है, बोरोइंग नहीं होगा, इसीलिए हम लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं। आईपीओ लेके आने से अपने एक फंड क्रिएट होगा। और कैसा है, हमारी जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, वो क्लाइंट्स वगैरह कैसा है, हम लोग उसके अंदर है ना, थोड़ा सा कम क्रेडिट वाला उठाते हैं, भले मार्जिन कम हो फिर भी कम क्रेडिट वाला बिजनेस उठाते हैं। अगर हम लोग उन्हीं क्लाइंट को थोड़ा सा अगर ज्यादा लिवरेज देके उनसे थोड़ा ज्यादा मार्जिन वाला काम उठाएंगे, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। और आईपीओ करने से जो फंड आएगा उसको हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। तो क्या, आगे हम लोग को फंड लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो आईपीओ का फंड यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ जो फाइनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, तो अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। ओके। सो फाइनेंशियल्स के बाद चलो हम कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। तो ये स्पेस बहुत ही कम्पिटिटिव है, राइट सर? आपकी कंपनी का डिफरेंशिएटेड फैक्टर या यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? कंपटीशन में देखेंगे ना सर, हमारे पास जो लिस्टेड सेक्टर है, लिस्टेड
स्पेस है, लिस्टेड स्पेस Right. में बहुत थोड़ी कंपनीज है लॉजिस्टिक के अंदर, और वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसमें हमारा बोलते हैं ना मेजर 80% जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, उसमें छोटे प्लेयर्स ही है, बड़े प्लेयर्स कोई ऐसा नहीं है कि हमारे साथ डायरेक्ट कंपटीशन में जो है छोटे मोटे प्लेयर्स ही आते हैं सर। Right. इसके अंदर पूरा का पूरा छोटे मोटे प्लेयर्स हम लोग को इसके अंदर कॉम्पीट करते हैं। और क्या है, हमारा जो वॉल्यूम है आज के तारीख में जितना वॉल्यूम कर रहे हैं, दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ दिस जेएनपीटी का जो वॉल्यूम है उसका नॉट इवन 1%। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द डेवलपमेंट। हमारे पास डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा स्कोप है सर, इसमें हम लोग बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। और कैसा है, कंपटीशन की बात करें तो अपन ऑर्गेनाइज होंगे तो हम लोग ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और क्या है, धीरे धीरे जैसा हम सोच रहे हैं, जो सीएचए डिवीजन है, जो ट्रांसपोर्ट डिवीजन है, इसको इन हाउस करके हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। तो उसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं सर। नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ कहाँ से आएगा? आपने जैसे बोला कि इंडिया का एक्सपोर्ट तो बढ़ने ही वाला है, और जैसे आपने बोला कि ऑर्गेनाइज प्लेयर होने की वजह से आप लोग कुछ एक्सपेंशन भी कर पाएंगे, बट रियल ग्रोथ फैक्टर कहाँ से आएगा सर? रियल गुड फैक्टर इसके अंदर ऐसा है, हम लोग जो आईपीओ कर रहे हैं, आईपीओ फंड हम लोग यूज करेंगे 2-3 ब्रांचेस डालने। आज के तारीख में हमारे पास 2 ही ब्रांचेस है, अहमदाबाद और हैदराबाद। इंडिया के अंदर बहुत स्कोप है, जैसा अपना चेन्नई, दिल्ली, ओके, विशाखापट्टनम, रायपुर, ठीक है, बेंगलुरु। हम लोग ज्यादा नहीं, कम से कम 3 जगह में तो सोच के रखे हैं कि हम लोग 3 जगह डालेंगे। और हमारा मार्केटिंग जो टीम है उसको भी एक्सपांड करेंगे, जो एक्सपांड करके और ब्रांचेस एक्सपांड करके इसको प्रॉपरली हम लोग यूज करेंगे फंड को, तो इसमें से ग्रोथ आएगा, जो बिजनेस डबल ट्रिपल होगा। एक वो है। और एक क्या है, हम लोग ये जो क्लाइंट्स, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के अंदर से ही हम लोग ज्यादा यूटिलाइज करके उनको ये करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि वो तो हैप्पी है, वो लोग तो आना चाहते हैं, हम लोग ही उनको थोड़ा सा रोके कि सर मैं क्रेडिट नहीं दे सकता करके। राइट। एक तो वो भी हम लोग करते हैं। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी टेस्टेड है, उसको तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एग्जिस्टिंग क्लाइंट को ही ये करने का कोशिश कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो बिल्कुल। उस तरह से हम लोग बिजनेस बढ़ा के ग्रोथ हमेशा अच्छे से ले सकते हैं सर। ओके। सो धीरज जी ज्योग्राफी के पॉइंट को ऐड एक्सपेंशन। करता हूँ इसमें मैं। यस प्लीज। धीरज जी को ऐड करता हूँ कि हमारा बेसिकली इंटेंशन क्या है कि हमारे पास एक क्लाइंट बेस बना हुआ है, और एक क्लाइंट बेस हमारे साथ में मतलब कम से कम मैं बोलूँगा 5 साल 7 साल 10 साल से हमारे साथ में है। लेकिन हमारा जो मेजर कंस्टेंट है वो वर्किंग कैपिटल। मतलब हमारी इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा है कि आप बिजनेस करो लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। 15 दिन 30 दिन 45 दिन 70 दिन जो भी मतलब जिसके साथ आपकी जो भी अरेंजमेंट रहती है राइट। बेस्ड ऑन इस क्रेडिट रेटिंग वगैरह। अभी हमारा मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हमारा पास लिमिटेड वर्किंग कैपिटल, तो हम उनको क्रेडिट पीरियड दे नहीं पाते। तो फिर कस्टमर क्या बोलते हैं कि ठीक है सर आप मुझे क्रेडिट पीरियड नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं आपको ज़्यादा मार्जिन भी नहीं दे पाऊँ क्योंकि मुझे पेमेंट इमीडिएटली करना पड़ेगा। तो हमारे इसमें होता क्या है कि हम जब बिजनेस तो हमको मिल रहा है लेकिन हमारी मार्जिन कम हो जाती है। लेकिन जैसे अभी हमारे पास आईपीओ का प्रोसीडिंग आ जाएगा तो हमारा फर्स्ट मेजर पोर्शन पोर्शन जो यूज होने वाला है वो वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है हम उसी को क्रेडिट पीरियड देने वाले हैं। मतलब हमारे पास उनका ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड है क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी पिछले 5 साल 7 साल से काम कर रहे हैं। हमको पता है कौन से सेक्टर में काम करते हैं, मतलब यूरोप मार्केट में देना है हमको, अफ्रीका मार्केट में देना है, कहाँ देना है हमको पता है। उनके एंड कस्टमर कौन से वो भी पता है। हमने उनका ऑलरेडी कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी किया हुआ है तो हमको ये भी पता है कि वेन्यू कौन से है। तो हम उस हमारा जो मेन ग्रोथ का फैक्टर आने वाला है वो है पहले हम एग्जिस्टिंग कस्टमर। हम इस एग्जिस्टिंग कस्टमर को एक तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्रेडिट पीरियड देंगे, मतलब 30 दिन भी दे सकते हैं 45 दिन भी दे सकते हैं, मतलब जो भी एज पर इज क्रेडिट रिक्वायरमेंट या रेटिंग हमारी इंटरनल रेटिंग आएगी जो बिजनेस की हम उसके हिसाब से देंगे। दूसरा हमारा टारगेट ये है कि वो जो कस्टमर हमारा एग्जिस्टिंग है उसी को हमको एडिशनल सर्विसेज देना है। फॉर एग्जाम्पल कस्टम क्लियरेंस की जो हमने बात करी है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करी है, ये दोनों इसेंशियल सर्विसेज होती है हमारी इंडस्ट्री की। करंटली अभी हम वो दोनों भी फैक्टर जो है हमारे एसोसिएट जो पार्टनर्स हैं हमने उनके थ्रू आउटसोर्स किया है। अब हम आगे क्या चाह रहे हैं कि ये लाइसेंस वगैरह जो भी रहता है या तो हम खुद ले लें या फिर किसी कंपनी के साथ में हम जॉइंट वेंचर कर लें, ताकि अगर मेरे एक कस्टमर ने बोला कि एक काम करो आप मेरा जो कंटेनर है आप मेरे फैक्ट्री से पिकअप करो, फैक्ट्री से पिकअप करके आप मुझे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दो,
फिर आप मुझे उसका कस्टम क्लियरेंस भी करके दो, फिर आप मेरा उसमें पोर्ट में जो लोडिंग है वो भी करो, और मेरा जो डेस्टिनेशन है जहाँ पहुंचाना है, मान के चलते कहीं यूरोप में मुझे ले जाना है, आप वहाँ का भी कस्टम क्लियरेंस करिए और वहाँ का भी ट्रांसपोर्टेशन करिए। तो हम इसको बोलेंगे कंप्लीटली डोर टू डोर सोल्यूशन। तो अभी हमारा जो टारगेट है कि जॉइंट वेंचर करके, जैसा धीरज जी ने अभी आप बताया आपको कि हमको जॉइंट वेंचर करना है ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के साथ में, कस्टम क्लियरेंस करने, और हमको हमारे कस्टमर को एंड टू एंड सर्विस देना है। लेकिन हमारा फिर से जो हमारा मेन टारगेट जो है, मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर ही पहले है, क्योंकि मेरा कस्टमर बेस काफी बड़ा है और प्रूवन कस्टमर बेस है। तो आप जो बोल रहे कि मेरी ग्रोथ कहाँ से आएंगी, तो हमारा जो मेन टारगेट है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को हम मैक्सिमम सर्विसेज देना चाहते हैं बाय एडिंग न्यू वर्टिकल्स, और उन्हीं से मैक्सिमम बिजनेस करना चाहते हैं। हम थोड़े कंजर्वेटिव होते हुए हम ये चाहते हैं कि हम नया बिजनेस रेवेन्यू ढूंढने से पहले जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको हम और एडिशनल सर्विसेज क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों की रिलेशनशिप उसमें ऑलरेडी है। तो मेन हमारा वहाँ हम बिजनेस को टारगेट करते गॉट इट सर, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। तीरथ सर, जैसे आपका आईपीओ ऑलरेडी एसएमई प्लेटफॉर्म पे ओपन है, आप अपने पोटेंशियल शेयर होल्डर्स के, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ मैसेज छोड़ना चाहेंगे? यस सर, मैं जो आज के तारीख में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के बारे में आज देख रहा हूँ। करीबन आप पकड़ सकते हैं 26 ईयर्स हो गया मेरे को खाली लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर। मैं अप एंड डाउन पूरा देख चुका हूँ। आज जो सिचुएशन बन रहा है, आज जो लॉजिस्टिक के लिए बन रहा है आफ्टर कोविड, कोविड में हम लोग एसेंशियल में थे, इसके हिसाब से कोविड में समझ सबको पता चल गया है कि ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो है एकदम कोर इंडस्ट्री है और ये कभी रुकने वाली नहीं है। ना पेंडेमिक ना कौन से भी इसमें लॉजिस्टिक इंडस्ट्री तो नहीं रुक सकती है। इसका ग्रोथ ऑलवेज ऊपर ही है। और आप देखने जाएंगे कि ये जो सेक्टर है 80% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। 80% इसके अंदर बहुत सारे स्कोप है हमको आगे बढ़ने के लिए। और क्या लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जैसा बोलूंगा, आज के तारीख में जो संयोग बन रहा है या गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रहा है, इससे पहला मैंने 26 साल में कभी नहीं देखा मेरे इसमें। आज के तारीख में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया भारतमाला, सागरमाला, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। ये सब जो चीज है ये इंडिया के लिए इतना बेनिफिट है। आगे मैं ये देख रहा हूँ कि आगे का जो कम से कम बोल रहा हूँ 30-40 साल जो इंडिया का होगा ये, लेकिन शुरुआत थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि 7-8 महीना थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन एक बार स्टार्ट होगा इंडिया को कोई नहीं रोक पाएगा सर। इंडिया उस तरह से इतना तेजी से भागेगा। आप लोग भी देखते होंगे कि इंडिया के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया। आज फॉक्सकॉन ने इन्वेस्टमेंट किया, आज उसने इन्वेस्ट किया, इसने इन्वेस्ट किया। ये इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आने का टाइम हुआ है सर। अभी ये जो 7-8 महीना वो भी क्या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, जैसा बोलते हैं ना, यूक्रेन वॉर बोलो, इजराइल वॉर बोलो, यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप ठंडा पड़ गया, इजराइल वॉर की वजह से गल्फ ठंडा पड़ गया। ये सब थोड़ा थोड़ा सा हट जाएगा सर, तो उसके बाद आप इंडिया को रोक नहीं सकते। जिस तरह से इंडिया का बूम होगा आप लोग सभी लोग देखते रहेंगे। जैसा आप भी देखेंगे कि शेयर मार्केट भी भाग रहा है। सब ये पॉजिटिव रिजल्ट है सर। ये सब का पॉजिटिव रिजल्ट यही होने वाला है। इंडिया का ग्रोथ हो रहा है आज के तारीख में। सर मैं तो फिर भी बोलूंगा कि मेरे से ज्यादा आप लोग भी अगर मार्केट वगैरह रीच करते होंगे तो मार्केट आज कहां से कहां पहुंच गया सर। और इसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उस तरह से ग्राउंड वर्क हुआ है और हम लोग भी चाहते हैं कि इसका भागीदार हम लोग भी बने। और मैं चाहता हूं कि जब इस शेयर होल्डर बने सभी लोग इसके अंदर रन करें। अभी तक हम लोग कर रहे थे, जब शेयर होल्डर जुड़ेंगे तो उनको भी इसका प्रॉफिट का भागीदार बनाएंगे हम लोग उस तरह से लेके चल रहे हैं सर। ओके, थैंक यू सर। सो जैसे आपने बताया कि कंपनी काइंड ऑफ रिसेशन प्रूफ है और ट्रमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है आगे, और आगे जाके अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ने वाली है। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर योर टाइम टुडे, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपका बिजनेस मॉडल और कंपनी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। वंस अगेन थैंक यू।